जल जाएंगे। दूसरा रास्ता क्या आएगा, ओवरलोड सर्किट को तो मुकम्मल करेगा मगर कोई देर के बाद जो है 1 आधे मिनट के बाद सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा। उस सूरत में क्या फॉल्ट होगा, बाई मेटल स्ट्रिप कमज़ोर हो गई है, ओवरलोड रिप्लेस होगा। दूसरी सूरत में क्या होगा, ओवरलोड इलेक्ट्रिकल पॉइंट को डिस्कनेक्ट कर चुका होगा, उसके ओवरलोड के पॉइंट जल चुके हैं। ये दो पोजीशन है कि आपका यूनिट चलेगा नहीं, फ्रिज है, डी फ्रीजर है, वाटर कूलर है, विंडो एसी है, सिपलेट एसी है, नहीं चलने। अगर ओवरलोड जल जाए, समझे, जल गए तो आगे करंट पास नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा तो आपका यूनिट जो है वो रन नहीं होगा। दूसरा जो फॉल्ट आ सकता है, ये बहुत कम फॉल्ट मैकेनिक पकड़ सकते हैं इसको, कि यूनिट आपका चलेगा, अम्पेयर भी नॉर्मल लेगा, बिल्कुल जो एक्यूरेट अम्पेयर होते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले समझाया, न्यू स्टूडेंट्स एंड चंद एक समझा देता हूँ। एक फ्रिज छोटे से छोटा जो आता है 0.4 अम्पेयर से लेकर आधे से भी कम के छोटे स्मॉल साइज कितने फ्रिज आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रिज है, डी फ्रीजर है तो 2.2 अम्पेयर पर चला जाएगा। 0.4 से लेकर बहुत ज़्यादा 2 अम्पेयर पर जाएगा। अगर किसी फ्रिज में, डी फ्रीजर में फॉल्ट आएगा, वो इन अम्पेयर का नहीं रहेगा, वो कम से कम 3 से 6 गुना अम्पेयर बढ़ाएगा। अगर एक 4 अम्पेयर 0.4 ले रहा है, कम से कम ये चला जाएगा 3 से 6 अम्पेयर या 5 अम्पेयर पे जाएगा। अगर एक कंप्रेसर 2 अम्पेयर पे रनिंग हालत में होता है, वो कम से कम 6 से 12 अम्पेयर पे चला जाएगा। 6, 7, 8, 9, 10 आप फ़ौरन बंद करेंगे, क्योंकि ये अम्पेयर ही नहीं है। आपको पता होगा ये 0.6, 0.1, 0.9, आपको ये भी पता होना चाहिए ये 0.4 अम्पेयर है, ये 4 अम्पेयर नहीं है। पॉइंट को पढ़ा करें कि आप पॉइंट पढ़ते नहीं, फलां पूछते, हाँ उस्ताद पूछते कितने अम्पेयर है, सर 4 अम्पेयर है। उस्ताद फ़ौरन बंद करते हैं, यार 4 अम्पेयर क्या है। जैसे खुद आके देखता है तो उसे पता चलता है कि प्रोफेसर ने बताया तो सही बताया होगा। ये पॉइंट जो है ना वो प्रॉपर पढ़ने होते हैं। पॉइंट क्या है, लफ्ज़ क्या है, कि फिगर हम प्रॉपर नहीं पढ़ते, फ़ौरन चीज देते हैं, अगले के होश उड़ा देते हैं कि यार ये क्या बता रहा है। अब हमारे पास रिले, आपके फ्रिज के अंदर जो मेन जो टॉपिक है, जो मसले मसाइल हैं, वो रिले के हैं या फॉल्ट आते हैं थर्मोस्टेट स्विच के। असल चीज़ होते हैं ट्रबल शूटिंग। फॉल्ट मैकेनिक कंपनी मांगते हैं ट्रबल शूटर। उन्हें डायग्राम बनाने वाला बंदा नहीं चाहिए होता, उन्हें वो बंदा चाहिए जो फॉल्ट को पकड़े और उसको सॉल्व करे। ये नहीं कि सर ये मसला है और मसले का हल तो देखो, मसले का हल क्या है, मसले का हल ही पता नहीं है तो फिर आप क्या कर रहे हैं, किस चीज़ के आप खा ले रहे हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है। आप हेल्पिंग जो हेल्पर है उस कैटेगरी में जाए और आपकी ज़रूरत नहीं है। अब ये जो डोमेस्टिक ओवरलोड है, मैंने बताया 2 किस्म के, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। इंटरनल ओवरलोड कहाँ होगा, डेनफास में। डेनफास की क्या निशानी है, डेनफास के अंदर अकेला पॉइंट नीचे होगा, 2 पॉइंट ऊपर होगा, इसके अंदर इंटरनल ओवरलोड। दूसरा, आपके 1 टन की एसी के अंदर एक्सटर्नल ओवरलोड होगा, बाहर होगा। 1.5 टन के अंदर पुराना अगर एसी है तो ओवरलोड और बाहर होगा। अगर नया एसी है तो इंटरनल ओवरलोड अंदर होगा। 1.5 टन, 2 टन, 2.5 टन, 3 टन, जहाँ भी ऊपर जाते जाएंगे ओवरलोड इंटरनल है। फिर इसके बाद एक्सटर्नल ओवरलोड आ जाता है। 3 टन से आप एक्सटर्नल ओवरलोड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है, अगर एक बार ओवरलोड ट्रिप कर जाए वो ऑन नहीं होता। कमर्शियल लेवल पर, बड़े लेवल पर जो ओवरलोड एक बार ट्रिप कर जाए वो दोबारा ऑन नहीं होता। क्यों ऑन नहीं होता, अगर ऑन हो जाए, कोई कंप्रेसर में इशू आ रहा है तो आपके लाखों रुपए का कंप्रेसर जाता है, जहाँ तो हज़ारों के पैसा, बड़े लेवल पर लाखों रुपए की बात है, इतने महंगे कंप्रेसर है। तो इस वजह से ओवरलोड बाज़ कंपनियों के अंदर वो डिजिटल ओवरलोड लगाते हैं, यानी एक कंप्रेसर आपका 1.4 है 80 एम्पेयर पर, 80 से 81, 82 भी उसने किया ना, वो फ़ौरन ट्रिप कर जाता है डिजिटल ओवरलोड। इतना ज़बरदस्त उसके अंदर सिस्टम है। थोड़ा सा बढ़े, ये जो आम ओवरलोड है कम अज़ कम 3 से 6 गुना एम्पेयर बढ़ाएगा तो ये ट्रिप करेगा ये ओवरलोड। लेकिन वो जो है वो थोड़ा सा भी उसने इम्प्रूव किया डिजिटल ओवरलोड, फ़ौरन ट्रिप मार देगा, वो सिस्टम को बंद कर देगा। कमर्शियल लेवल पर खबर डिजिटल ओवरलोड है या दूसरा ओवरलोड है, आपको रीसेट लाजमी करना पड़ेगा। सिस्टम बंद हो गया, जब सिस्टम ट्रिप करेगा तो अलार्म बज जाता है, लाइट बज जाती है कि यूनिट बंद हो गया, कोई मसला बन गया। या ऑपरेटर वहाँ मौजूद होता है, फ़ौरन ऑपरेटर नहीं छेड़ेगा,
मैकेनिक को कॉल करेगा, इंजीनियर को बुलाएगा, सर ये मसला है। इंजीनियर तो काम नहीं कर सकता, इंजीनियर तो सिर्फ ब्रीफ करने के लिए होता है, उसे काम नहीं आता, वो हम ही लोगों से सीख रहा होता है। जो मैकेनिक होता है वो आके देखेगा क्या मसला है, वो रीसेट को ऑन नहीं दबाएगा नहीं, पहले देखेगा सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम आ गई है। अब सिस्टम के अंदर MC लगी हुई है, MC से मुराद है मैग्नेटिक कंडक्टर, मैग्नेटिक कंडक्टर लगा हुआ है। पहले ये चेक करेगा मैग्नेटिक कंडक्टर फॉल्टी तो नहीं हो गया, कहीं ये दो फेस तो नहीं पास कर रहा, एक फेस इसका ड्रॉप हो रहा है, कहीं वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हो गए जिसकी वजह से ये इशू आया है, या पीछे वापडा ने फेस फेलियर तो नहीं कर दिया, यानी वापडा ने फेस को चेंज तो नहीं कर दिया। जब वापडा फेस को चेंज करेगा पीछे से पावर से, तो ऐसे सूरत के अंदर मोटर की रोटेशन चेंज हो जाती है, मोटर उल्टी पोजीशन पे आ जाती है। 3 फेज के अंदर ये सारा HVAC फ्री फंड में समझा देता हूँ। आर वाइट रेड येलो ब्लू, इसे कहते हैं RYB सिस्टम। ये ट्रांसमिशन लाइन है। अगर वापडा पीछे ट्रांसमिशन लाइन को चेंज करता है, रेड की जगह येलो लगा देता है, या येलो की जगह ब्लू लगा देता है, या रेड को उठा के ब्लू पे लगा देता है, यानी ये तार उठा के इधर ले आता है, या ये तार उठा के इधर ले आता है, या ये तार उठा के इधर ले आता है, यानी तारों को आपस में चेंज जब भी करेगा तो आपकी फेस फेलियर हो जाएगा कि आपकी मोटर की रोटेशन ऑटोमेटिक तौर पे चेंज हो जाएगी। सवाल होता है 3 फेज के अंदर अगर मोटर की रोटेशन को चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 3 फेसों में से कोई एक फेस आपस में चेंज कर देंगे, मिला नहीं देना, इधर की तार इधर कर देंगे, इधर की तार इधर कर देंगे, आपकी रोटेशन चेंज होगी। अगर वापडा पीछे से लाइन को चेंज करता है तो ऐसी सूरत के अंदर भी आपका यूनिट ट्रिप मार जाएगा। इसके लाइन के रास्ते में फेस फेलियर रिले लगी होती है जो 3 ऑप्शन पे काम करती है, फेस फेलियर, ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज, UV OV और फेस फेलियर 3 पोजीशन पे काम कर रही होती है। अगर अंडर वोल्टेज आ जाए फिर भी सिस्टम बंद, ओवर वोल्टेज आ जाए फिर भी सिस्टम बंद, फेस फेलियर हो जाए यानी वापडा फेस को चेंज कर देता है, या आपका फेस वापडा से पीछे ड्रॉप हो जाता है, 2 फेस का तेल ड्रॉप हो जाता है, आपका सिस्टम बंद बड़ी सेफ्टी। इसके अंदर सेफ्टी बहुत बड़ी सेफ्टी रखी जाती है बड़ी लेवल पर, क्योंकि लाखों रुपए का कंप्रेसर होता है और दूसरा लाखों रुपए अपनी जगह पे जिस मकसद के लिए वो सिस्टम लगाया गया है वो मकसद ही फौत हो जाता है। वहाँ पे हो सकता है इमरजेंसी के लिए लगाओ तो बहुत बड़े अजाब बन जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टर लगाए जाते हैं, एक के बाद एक प्रोटेक्टर होता है। अगर एक मसला करे तो दूसरा जो है प्रोटेक्टर जो है वो प्रोटेक्शन करे, कंप्रेसर को जलने से बचाए। अब यहाँ पर वो क्या करेगा, वो सारी चीज़ें क्लियर करेगा, ओवरलोड को चेक करेगा, ओवरलोड करंट को प्रॉपर पास कर रहा है कि ओवरलोड का कोई पॉइंट जल तो नहीं गया। बाद वक्त ऐसा होता है ओवरलोड के 2 पॉइंट काम कर रहे होते हैं, तीसरा पॉइंट जल जाता है, अंदर से जल जाता है। यहाँ तो फेस आ रहा है लेकिन आगे फेस नहीं पास होता। फिर ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा, आपके वोल्टेज ड्रॉप होंगे, एक फेस ड्रॉप होगा, आपकी मोटर नहीं चलेगी, एम्पेयर ज़्यादा लेगी, ट्रिप कर देगी। या वापडा की तरफ से वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। आम तौर पे लाइन वोल्टेज होते हैं हमारे पास कम अज़ कम 380 होने चाहिए। 380 पर हमारी मोटरें चलती हैं और मोटर के ऊपर ये लिखा होता है कम अज़ कम 380 वोल्ट से लेकर 400, 440, 420 वोल्ट तक हमारी मोटरें चल रही होती हैं। अगर यहाँ से वोल्टेज कम हो जाए तो फिर ऐसी सूरत के अंदर भी यूनिट ट्रबल करता है। क्या करता है, हमने वहाँ पर वोल्टेज सेटिंग की होती है, अगर 380 से वोल्टेज कम हो जाए आपका सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फेस फेलियर रिले सिस्टम को कट ऑफ कर देगी, नहीं जाने देगी। लेकिन क्या हमारी मजबूरी ये होती है, हम 360, 365 तक भी चलाते हैं अगर वोल्टेज इतने भी ड्रॉप हो जाए, क्यों, हमारी मजबूरी है कि हमने सिस्टम को चलाना है। फिर हम क्या करते हैं, एक मोटर को चलाया, फिर थोड़ी देर बाद हम चेक करते रहते हैं, हमें पता है वोल्टेज ड्रॉप है, मोटर हीटअप होगी, प्रॉब्लम खड़ी करेगी, एक बंदा वहाँ बिठा देते हैं तो चेक करता रहे मोटर को। मोटर जैसे ही गर्म हो इसको बंद करके जो स्टैंड बाई मोटर है जो इसके साथ दूसरी मोटर लगी है उसको ऑन कर दें। साइडों पर एक स्टैंड बाई लाजमी होती है,
तो स्टैंड बाई को ऑन कर देते, उसको कट ऑफ कर देते। इस तरह मोटर को रेस्ट कराता रहता है जो ऑपरेटर होता है, क्योंकि उसकी गले में फंसी होती है कि ये मुसीबत गले कहाँ से पड़ गई है। वीआईपी प्रोग्राम है, ऑफिस ऐसा है, तो वो तो गले में पड़ जाते हैं, उन्हें इससे गांठ नहीं होते। वोल्टेज कम है, आप उन्हें जवाब भी नहीं दे सकते, कहते वोल्टेज कम है तो करो ना वोल्टेज सही। अब वोल्टेज हमने तो सही नहीं करे, वापडा ने ड्रॉप किए हैं, लेकिन वो मेंटल केस होते हैं, मत्थे लगते हैं। सर प्रॉब्लम वोल्टेज की है, वोल्टेज है तुम क्या कर रहे हो, क्या वोल्टेज सही करो। अजीब गरीब होता है, पागल कर देते हैं बंदे को। तो वहाँ पर फिर क्या होता है, अच्छा सर्जी करते हैं, ये नहीं बहस नहीं करने देते, वापडा करेगा ये करेगा, वो पागल होते हैं, पता नहीं पी के आते हैं क्या करते हैं। तो सिंपल सर ये भी करते हैं। सर करना हमने क्या है, जाके सीट पे बैठ जाना, हम क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि ऑफिसर को ना नहीं की जाती। ये होता है उसको जवाब पेश करेंगे, उसके साथ बहस करेंगे, क्योंकि उसे सीट का जो है दबदबा होता है, वो सीट पे बैठा होता है, वो फ्राउंड बना होता है। तो जी सर बस सर कूलिंग नहीं हो रही, एसी पूरे हमने चलाए हुए, पूरा लोड चलाए हुए, 10 एसी हैं चिलर के 10 के 10 चलाए हुए हैं। यार कूलिंग नहीं हो रही है, इधर कूलिंग नहीं हो रही, ये क्या तमाशा ये हुआ सर, अभी बस पूरी कर लेते, क्या पूरी करनी है, बस बैठ जाना है। हाँ जी थोड़ी देर बाद फिर बंदा आ जाएगा, जो कूलिंग पूरी नहीं हुई, सर कर दी, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा ना एडजस्ट होने। हर जगह इस तरीके से प्यार है मोहब्बत से और कैप्सूल दे के निज़ाम चलाना होता है। मैकेनिक का काम भी कैप्सूल देना है। यहाँ पे मैं असम्बली में था, मिनिस्टरों को कैप्सूल देते थे रोजाना, कूलिंग नहीं हो रही, चिलर ही कमज़ोर है, चिलर ही छोटा लगा हुआ है, इतने ऑफिस बन गए, चिलर 30 35 40 साल पुराना है, असम्बली इतनी बढ़ गई है, कैपेसिटी बढ़ गई है, लोग ज़्यादा आ गए हैं, तो ऐसे सूरत है चिलर क्या करें। सर जी बस अभी हम तेज़ कर देते हैं कूलिंग को, हमें नहीं आते थे कैप्सूल देने, हमने आगे इंजीनियरों से सीखे हैं कि हमें तो मैं तो बहस करता था, तो बहस क्या कहते हैं दिमाग खराब है तेरा, तो बहस शुरू कर रहा है। तो साहब से हम अपना लॉजिक पेश करते हैं, सर ये मसला है, वो कहते नहीं इनको कुछ भी ना को बात, जी सर माफ़ी मुश्किल। जैसे वहाँ आप जाएंगे दुबई वगैरह, वहाँ एक ही तकिया कलाम इस्तेमाल करते थे, कुछ भी हो जाए माफ़ी मुश्किल, मसला ही नहीं सर, मसला ही कोई नहीं है। मैं तो नहीं कहता था, मुझे तो गुस्सा चढ़ता था, मेरे साथ जो साथी थे वो कहते थे माफ़ी मुश्किल, क्योंकि जो काम हो ही नहीं सकता, जो अजाब है, इतना मुश्किल काम है, जान जा सकती है उसमें भी नहीं ऑन होगा, उसको रीसेट करेगा आम मैकेनिक, आम ऑपरेटर। आप अगर ट्रिप करके आप जाके रीसेट नहीं कर सकते, आप सीनियर को बताएंगे सर ये ट्रिप कर गया है, तो ऐसी सूरत के अंदर अगर वो सही प्रॉपर टेक्नीशियन होगा, वो रीसेट का बटन नहीं दबाएगा, वो एमसी को चेक करेगा, वो लोड को चेक करेगा, वोल्टेज चेक करेगा, क्या हुआ है जिसकी वजह से ये ऐसा हुआ है। बाज़ वक़्त जरक लग जाती है, यानी वोल्टेज इस तरह डाउन होते हैं आप और बिल्कुल सेट हो जाते हैं। बाज़ मोटरें ऐसी होती हैं कि अगर जरक लग जाए एक बार तो वो बंद हो जाती है, वो सिस्टम नहीं चलाती, फिर बंदे को खुद ही जाके ऑन करना पड़ता है। इस टाइप का हम जरक के मसले पर भी देखते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अलग होता है, उनसे पूछते हैं जरक तो नहीं लगी, वो कहते हैं जरक लगी थी अभी, तो फिर हम समझते हैं कि जरक की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हुआ है यानी स्पार्क हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप हुए, फिर अपनी जगह वोल्टेज आ गए हैं, इस वजह से इसने ट्रिप किया है, फिर जाके हम रीसेट के बटन को दबाते हैं। साथ कैलमीटर भी हम रखते हैं कि अपने फेस हम चेक करते हैं, अगर कोई मसला आ रहा है फ़ौरन हम बंद करें सिस्टम को। 3 फेस के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी परवाह नहीं होती, गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसी तैसी सर जल गया क्या करता है, जलाएंगे खुद अपने हाथ। असम्बली चार्ज अंदर 90% जो फॉल्ट है वो रिले की, रिले प्रॉपर वर्क नहीं करती, जिसकी वजह से इशू आता है। एक फॉल्ट जो सबसे ज़्यादा होता है कि आपका फ्रिज जब चलता है गड़गड़ गड़गड़ करता है और बंद हो जाता है, फिर गड़गड़ गड़गड़ करता है बंद हो जाता है। उसमें मेन इशू क्या होता है, नंबर 1 वोल्टेज इशू, नंबर 2 रिले प्रॉब्लम कर रही है, रिले करंट को रनिंग वाइंडिंग से स्टार्टिंग वाइंडिंग में मुंतकिल नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये इशू खड़ा होता है। या फ्रिज एक चल रहा है, जब अंदर कूलिंग पूरी हो जाती है फिर बंद हो, फिर इसमें मसला होता है कि इसका पंप फारिग है। ये 2 फॉल्ट ध्यान में रखें। जब एक फ्रिज स्टार्ट लेता है, स्टार्ट लेते ही गड़गड़ करता है फिर बंद हो जाता है, उसमें इशू होता है वोल्टेज का और रिले का। अगर फ्रिज कूलिंग पूरी करके बंद होता है, जिस टाइम बंद होता है उस टाइम धड़क की आवाज़ बंद हो जाता है, उसमें होता है ओवर उसका पंप का मसला। पंप के अंदर क्या मसला है, आपका फ्रिज बेहतरीन कूलिंग करे, ऊपर भी नहीं कूलिंग बेहतरीन है, नीचे भी कूलिंग बेहतरीन है, लेकिन सबसे बड़ा मसला उसमें जिसमें वो बंद होता है धड़क मारता है, ये उसके अंदर बैक होती है।
ये आगे जब टॉपिक है कि पंप वगैरह चेक करना, उसके लिए पैक पंप चेक करना तो नहीं कराया, करा दिया, पंप करा दिया, ये इशू आता है इसके अंदर। अब हमारे पास रिले है। रिले दो किस्म के रिले मेजर इस्तेमाल होती हैं हमारी फील्ड के अंदर। नंबर 1 करंट मैग्नेट रिले। करंट मैग्नेट रिले या CMR। दूसरी रिले जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है वो है इलेक्ट्रॉनिक रिले। इलेक्ट्रॉनिक रिले को कहते हैं PTC रिले। इलेक्ट्रॉनिक रिले और PTC रिले, ये दो रिले हमारे फ्रिजों के अंदर, डीप फ्रीजर के अंदर, वाटर कूलर के अंदर इस्तेमाल की जा रही है। तीसरी रिले है पोटेंशियल रिले। पोटेंशियल रिले या वोल्टेज रिले। ये रिले सिर्फ AC में इस्तेमाल होती है, वो भी सिंगल फेस में। पोटेंशियल रिले या वोल्टेज रिले 1 टन का AC, 1.5 टन का AC, 2 टन का AC, तो ये सिंगल फेस पे चलते हैं। तो सिंगल फेस के अंदर इस रिले का इस्तेमाल हो सकता है। ये रिले हर AC की ज़रूरत नहीं है, इसे वक्त ज़रूरत हम लगाते हैं पोटेंशियल रिले को, वो भी सिंगल फेस सप्लाई में। अच्छी तरह याद रखें, पोटेंशियल रिले का वजूद है सिंगल फेस सप्लाई में लगे हुए एसीओ के साथ। लेकिन ये भी याद रखें, ये सिंगल फेस में लगे हुए हर एसी के साथ पोटेंशियल रिले नहीं लगी हुई होती। ठीक है, आपके 1 टन का एसी है, 1 टन के एसी के साथ पोटेंशियल रिले लगी होगी? नहीं लगी होगी। वक्त ज़रूरत हम इसे लगाते हैं। इसकी क्या ज़रूरत है, अभी ये टॉपिक है, उस टाइम आपको बताऊंगा। ये किन सूरतों हम लगाते हैं, इसका वजूद फ्रिज वगैरह में नहीं है। पोटेंशियल रिले या वोल्टेज रिले सिंगल फेस एसी के अंदर, जो सिंगल फेस सप्लाई है उसके अंदर जो एसी चलते हैं वो उनमें इस्तेमाल होती है। यानी 1 टन का सिंगल फेस में चल रहा है, 1.5 टन सिंगल फेस में चल रहा है, 2 टन सिंगल फेस में चल रहा है, 2.5 टन सिंगल फेस में चल रहा है, 3 टन भी कुछ ऐसे सिंगल फेस में चल रहे हैं। उनके अंदर सिंगल फेस सप्लाई के अंदर बावक्त ज़रूरत इनको इस्तेमाल में लाया जाता है। आप पहले रिले की तरफ आते हैं, करंट मैग्नेट रिले की तरफ। करंट मैग्नेट रिले का फंक्शन, ये काम कैसे करती है और इसे कैसे लेते हैं। करंट मैग्नेट रिले को हम मोटर की ताकत के हिसाब से HP में लेते हैं। जैसे ओवरलोड को, जैसे अभी हमने पढ़ा है, ओवरलोड को भी मोटर की ताकत के हिसाब से हम हॉर्स पावर में लेते हैं। इसी तरह रिले को भी हम मोटर की ताकत के हिसाब से HP में लेते हैं। अगर ओवरलोड छोटा या बड़ा हो जाए, कंप्रेसर लगाए तो चल जाता है, लेकिन रिले अगर छोटी या बड़ी आप लगाएंगे आपका कंप्रेसर प्रॉब्लम खड़ी करेगा। यानी 1.5 की रिले है तो ये 1.5 के कंप्रेसर के साथ लगेगी। 1.6 के रिले है तो 1.6 के कंप्रेसर साथ लगेगी। 1.4 है, 1/3 है, 1/2 है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/6, ये 1.5 और 1.6 के दरमियान आता है। 6.6 यहाँ तक जो रिले इस्तेमाल की जाती है वो इस्तेमाल की जाती है करंट मैग्नेट रिले। करंट मैग्नेट रिले 1.6 तक तो अवेलेबल है। इससे नीचे अगर रिले पे हम जाएंगे तो नीचे करंट मैग्नेट रिले इस्तेमाल नहीं होती। इससे नीचे क्या है, बहुत ज़्यादा कंप्रेसर है छोटे साइज़ के, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/16, 1/20, तो यहाँ तक साइज़ है। छोटे छोटे साइज़ डिस्पेंसर के साथ 1.8 लग रहा होता है। छोटे बेडरूम के जो इतने फ्रिज होते हैं इसमें 1/20 तक कंप्रेसर चले जाते हैं। तो इस वजह से जो नीचे 1/16 से नीचे जो कंप्रेसर है जितने भी इस्तेमाल होते हैं उनके अंदर जो रिले इस्तेमाल होती है वो इलेक्ट्रॉनिक रिले इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रॉनिक रिले का साइज़ नहीं है। आप 1/20 तक से लेकर 1/2 तक किसी भी फ्रिज के, किसी भी डीप फ्रीजर के साथ, वाटर कूलर के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रिले इस्तेमाल, करंट मैग्नेट रिले नहीं इस्तेमाल हो सकती।
करंट नंबर 1 करंट मैगर रिले 1.6 से नीचे वाले साइज में इस्तेमाल हो ही नहीं सकती, अवेलेबल ही नहीं है। 1.6 में भी बहुत ज़्यादा कम अवेलेबल है, ये ज़्यादातर 1.5 तक अवेलेबल होती है ज़्यादा, लेकिन 1.6 आपको मिल जाएगी। 1.6 से नीचे सारी इलेक्ट्रॉनिक रिले। अगर 1.6 से ऊपर आप ले रहे हैं एक बड़ा 2 तक, तो वो भी साइज वाइज है, यानी एक बड़ा 2 का कंप्रेसर है तो एक बड़ा 2 की रिले लगेगी, 1/3 का कंप्रेसर है 1/3 की रिले लगेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिले में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक रिले कोई भी ले लेंगे, वो किसी भी कंप्रेसर साथ लगा दें वो सेट हो जाएगी। अब इसमें ये तब्दीलियाँ करते आ रहे हैं कि इन्होंने कुछ साइज़ तब्दील किए हैं कि 1.5 1.6 जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है साइज 1.6 1.5 1.4 का फ्रिज ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी वो फ्रिज जिसके अंदर ज़्यादातर 1.5 1.6 1.4 का कंप्रेसर लगा होता है, ये सबसे ज़्यादा फ्रिज ये इस्तेमाल होते हैं। घरों के अंदर ज़्यादातर 1.5 का कंप्रेसर लगा होता है फ्रिजों के अंदर, तो इस वजह से इनमें ये साइज वाइज करते आ रहे हैं, यानी 1.4 के लिए अलग आप इलेक्ट्रॉनिक रिले लेंगे, 1.5 के लिए अलग इलेक्ट्रॉनिक रिले लेंगे, 1.6 के लिए अलग ले लेंगे। इन्होंने कुछ अभी तब्दीलियाँ की थी, अब पता नहीं पूरी तब्दीली कर गए कि नहीं कर गए, क्योंकि इसमें उस तरह उनकी कमाई कम हो रही थी कि हर एक ही रिले सारों को मैच कर गई। अब ये है कि आप हर एक का अलग अलग साइज डिज़ाइन वो कर रहे थे कि 1.4 की आपको इलेक्ट्रॉनिक रिले चाहिए तो 1.4 ही के लेंगे, 1.4 ही को और सेट करेगी, बाकी वो नहीं चलाएगी। तो चलाएगी वो कुछ भी करे ना, चलाएगी, उसका फंक्शन ही काम करने का ऐसा है कि उसने चलाना है। वो आगे जब इलेक्ट्रॉनिक रिले आएगी उसके मैं आपको समझाऊँगा। फिलहाल करंट मैगर रिले को हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिले और करंट मैगर रिले के काम करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये करंट मैगर रिले इलेक्ट्रोमैग्नेट के सूर पे काम करती है, बिजली से पैदा होने वाले मकनातीसी क़ुव्वत के सूर पे काम करती है। ये काम क्या करती है, मोटर जिस टाइम आप फ्रिज को ऑन करते हैं या डीप फ्रीज़र या वाटर कूलर ऑन करते हैं, ये करंट, ये मुश्किल टॉपिक है ज़रा, ये करंट को रनिंग वाइंडिंग से पहले करंट आपका रनिंग